बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त लंदन के न्वाइट टाउन में एक अस्पताल में रियोमेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ड्यूम के डॉक्टर मोहम्मद खुरम निसार साहब मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। एक खातून है, उन्होंने राब्ता किया हमारा प्रोग्राम देखकर। डिलीवरी के बाद मुझे पिंडलियों में दर्द शुरू हुआ और सूजन वहां पर रहती है और दर्द रहता है और इसका वो समझती है कि मैंने उनको कहा था कि ये शायद आपका ये अपने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो अब उनके लिए क्या इलाज है, क्या आप मशवरा देंगे? जी, तो ये भी रिलेटिवली कॉमन प्रॉब्लम है। इसका जो सबसे अहम है, हमने तो पिछले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो तवज्जो दिलाई थी सबकी और इस पे एम्फेसाइज किया था इस पॉइंट को कि डिलीवरी के में और प्रेगनेंसी के अंदर जो बहुत सारी खवातीन के जिसमें जो चेंजेस आती हैं उनमें एक ये है कि जब सर्कुलेशन चेंज होती है तो मसल्स जो हैं, स्पेशली जो वेट बेयरिंग मसल्स हैं, जो वजन उठाने वाले मसल्स हैं पाँव के, टांगों के, उन पर ज़ाहिर है वजन ज्यादा होता है जो इतना अरसा पीरियड के वक्त के साथ वो बढ़ता है डिलीवरी तक। तो उसमें जो अहम बात है वो एक तो हमने जिस तरह पहले बात की थी विटामिन डी की, कि बहुत कॉमन रीजन है प्रेगनेंसी के बाद जब मैं देखता हूँ पेशेंट्स विटामिन डी अब उनका चेक करें तो उनका अनडिटेक्टेबल होता है। मतलब ये कि लेवल इतना लो होता है कि लैब भी उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो उसमें अगर उन्होंने अपना विटामिन डी वो चेक करवा सकती हैं तो वो चेक करवाएं, और अगर चेक नहीं करवा सकती तो फिर विटामिन डी जो है उसको हाई स्ट्रेंथ विटामिन डी वो लेना वो शुरू करें और उसको 3 महीने मुस्तकिल लें। एक तो ये कॉमन रीजन है विटामिन डी की कमी। दूसरी कॉमन रीजन है अगेन जो इसमें ट्रेस एलिमेंट्स की कमी। स्पेशली इसमें 2 चीजें हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा इसके अंदर है कैल्शियम। इन दोनों की कमी से भी ये वाली जो पिंडलियों के जो मसल्स की दर्द है ये काफी कॉमन है। तो इसको साथ जो है ना वो शुरू करें। और तीसरा जो प्रॉब्लम है जो काफी कॉमन है हमारे लोगों के अंदर वो है उसको हम कहते हैं काफ शॉर्टनिंग। अब होता ये है स्पेशली खवातीन में कि मसल जो काफ के हैं यानी जो पिंडलियों के मसल्स हैं वो काफी टाइट होते हैं। तो अब उसमें होता ये है कि जैसे जब वजन बढ़ता है और उनको मसल्स को वो पूरा वजन उठाना होता है, उसके साथ चल रहे हैं और साथ जो अपने घर के काम कर रहे हैं, तो वो मसल्स चूंकि टाइट होते हैं तो उसकी वजह से वो सारा स्ट्रेन उनके ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए जो है ना उनको करने रोजाना उनको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम अपनी आदत बनाएं काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अगर वो ये उसको सर्च करेंगे किसी भी सर्च इंजन में, यूट्यूब पर उनको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत आसान है। किसी भी दीवार के ऊपर अपने दोनों हाथ जो है वो दीवार पे रख के और एक घुटने को मोड़ लें, यानी कि उसको बेंड कर लें एक नी को, और दूसरी टांग को स्ट्रेट कर लें, तो उनको खुद ही एक स्ट्रेन सा फील होना शुरू हो जाएगा अपनी पिंडली के अंदर। उसी पोजीशन में उन्होंने 1 से 5 तक गिने, यानी 5 सेकंड्स, फिर उसके बाद रिलैक्स कर लें, फिर उसको 5 सेकंड स्ट्रेच करें, फिर रिलैक्स कर लें। इस तरह 5 मिनट एक टांग, 5 मिनट दूसरी टांग। तो ये है और यही प्रोसेस फिर शाम को रिपीट करेंगे काफ स्ट्रेचेस। ये इंशाल्लाह अगर ये 3 चीजें वो करेंगी तो आई एम वेरी होपफुल कि ये उनका इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। ये जो आपने एक्सरसाइज बताई है ये पिलाटेस की तरह होती है, यानी ट्विस्ट टर्न एंड स्ट्रेच, या ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज? जी नहीं, ये डिफरेंट है क्योंकि जो पिलाटेस के अंदर जैसे आपने कहा कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो ये 3 है कि जिसमें ट्विस्ट भी होता है, उसमें टर्निंग भी होती है और फिर स्ट्रेचिंग। इसमें सिर्फ काफ स्ट्रेच है, इसमें टर्न या ट्विस्ट नहीं करना क्योंकि उसके अंदर रिस्क होता है कि जो है ना वो मसल का स्ट्रेन बढ़ जाए। तो इसमें सिर्फ स्ट्रेचेज हैं, इसको जेंटल स्ट्रेचेज हैं और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको करना। आपने देखा होगा कि अक्सर स्पोर्ट्समैन जो हैं, स्पोर्ट्स पीपल, वो भी हमेशा जैसे फुटबॉल मैच से पहले, क्रिकेट मैच से पहले आपने देखा होगा कर रहे होते हैं वो, इसी वजह से कि काफ स्ट्रेचेज जो है ना, वरना फिर इसमें वो काफ उनका स्पैज्म में जा सकता है। तो प्रेगनेंसी में वही स्पैज्म जो है, यानी वो जो अकड़ाव है पिंडलियों के मसल्स का, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है।
तो इसीलिए वो उतनी तकलीफ तो नहीं होती जिस तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन को अचानक गेम के दौरान हो सकती है, लेकिन अब वो वक्त के साथ साथ फिर वो दर्द बढ़ती फिर वो स्टेज पे आ जाती है कि फिर वो ठीक नहीं हो रही होती। आप ये कह रहे हैं कि यानी आमला औरतों में ज्यादातर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, और फिर डिलीवरी के बाद उन्हें अक्सर इन जगहों पर पेन हो जाता है। जी तो बिल्कुल। वो खातून अपने आप को एक तो डॉक्टर से चेक करवाएं कि उनका विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल क्या है, जी और दूसरा ये कि जो आपने एक्सरसाइज बताई है ये लाजमी करनी है। जी बिल्कुल। तो उसमें विटामिन डी, कैल्शियम की कमी तो बहुत उसमें कम चांस है, विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम भी अगर कोई अच्छा मल्टीविटामिन लेंगे तो उसमें मैग्नीशियम भी होता है। ये दोनों चीजें मसल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है, इफ आई मे आस्क यू इन द इंग्लिश एज वेल। Sure. One woman who is wearing, a Muslim woman who is wearing hijab, she is asking that if I am wearing a hijab and I am not covering my face, but I cover from top to toe, how can I get my vitamin D? Because I can't go outside and show my arm and can't make myself naked and can't sleep it up because I'm worried that or I can't take the scarf out because I'm worried that somebody is looking me from. What is your suggestion for us? So it's a very common question for me, especially obviously those women who wear veils. So the first thing I would say is that, as you said, if they have got a face open, that again they will get some sunshine exposed to the face. Now, of course, despite that, 9 months of the year in a Western hemisphere, they will not really get enough sunlight anyway. So really, if we were to say that, so the sunlight exposure, I think the only reason why I mentioned that in my last program is that it was just to emphasize the point that sunlight is a good resource. However, it is really for those countries which are either close to equator or have good sunshine. In countries like UK, where there is 9 months of the year, you don't get enough sunshine. Actually, that's not a permanent solution. So if you get sun exposure to the face, that's fine. And obviously, then the common concern is that, oh no, that will change my complexion. So that's why I don't want any direct sunlight exposure. So for that reason, the best thing really is, especially here, as per the recommendations from all of our national bodies, including Chief Medical Officer, that we should really take vitamin D supplementation. That is the best way. So 800 to 1,000 units every day instead of relying on sunshine, because that supplementation is actually the most secure way and a guaranteed way to treat the vitamin D insufficiency. The other example I would give is that there are other places. For example, if you look at Inuits, so those who are living in in a very cold weather with minus 35, no sunshine. Obviously, they are pretty healthy people. They'll go for miles walking on the snow. And the reason why they do that is mainly because that their main diet is fish. So because that's all they eat, they actually, fish compensates for their vitamin D insufficiency. So if they really want a dietary source, then it is more oily fish in the diet. And if they can't, then must do supplementation. आप ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान खवातीन जो हिजाब पहनती हैं, वो अगर सन में इस वजह से नहीं जा सकती कि बेपर्दगी होगी, तो वो विटामिन डी की टैबलेट्स ले सकती हैं। इसके अलावा वो ऑयली फिश खा सकती हैं, चूंकि यूके और यूरोप में चूंकि सूरज ज्यादा नहीं होता, तो इस वजह से वो इस तरह से अपनी विटामिन डी को पूरा करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब, फेस तो खुला हुआ है, ऐसी खवातीन जो निकाब नहीं पहनती, सिर्फ हिजाब पहनती हैं, और वो ज्यादा देर जो है वो सूरज में बैठ सकती हैं, धूप में बैठ सकती हैं, और और मुंह के जरिए उनको फिर भी विटामिन डी मिल सकती है। जी बिल्कुल, मतलब जितना भी सनलाइट एक्सपोजर होगा, उतना ही विटामिन डी एक्टिवेट होगा, उतना ही अवेलेबल होगा। तो एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर वो 5 मिनट 10 मिनट भी उनको होती है और वो
बजाय पूरे फेस और आर्म्स के वो सिर्फ फेस और हैंड्स पे एक्सपोज होते हैं, दैट इज स्टिल बेटर देन नथिंग। तो अगर वो कर सकते हैं तो ये जरूर करें। लेकिन ये है कि इस पर सिर्फ इस पर रिलाय ना करें, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में जो सूरज यूके यूरोप में जो होता है, that sun exposure is still not good enough, because what you really need in order to convert vitamin D is ultraviolet light. और प्रॉब्लम ये है कि विंटर में जो सनशाइन जब कभी होती भी है, the UV component of that sunshine is very little. तो अगर वहाँ एक्सपोजर होगा भी, फिर भी हो सकता है उनको इतना विटामिन डी ना मिले, तो आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट रूट इज स्टिल सप्लीमेंटेशन। डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम निसार साहब, स्पेशलिस्ट रियोमेटोलॉजिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।